दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया है। ट्विटर को खरीदे जाने को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थी और फाइनली एलन मस्क के ऑफर को ट्विटर बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। ट्विटर के नए मालिक अब एलन मस्क होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल को इस एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई। इसमें ट्विटर के 11 बोर्ड मेंबर्स शामिल हुए थे। इन सभी ने मिलकर फाइनल डील को अंजाम दिया। इसके साथ ही ट्विटर बहुत सारे बदलाव के साथ आ रहा है। गौरतलब है कि अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं, जिसे देखते हुए एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर को बेहतर बनाने के लिए इसे प्राइवेट बनाना होगा। इसके साथ ही एलन मस्क ने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए फ्री स्पीच बहुत जरूरी है। इसके लिए मस्क ने ट्वीट भी किया था। मस्क ने अपने ट्वीट में कहा कि उनका इरादा है कि ट्विटर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाए और नए फीचर्स के साथ सबसे बेस्ट स्पेस बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर का कोड गिटहब पर होना चाहिए ताकि इसके जरिए कोई भी इसमें चेंजेस के लिए सजेशंस दे सके। ट्विटर की सिक्योरिटी को लेकर ट्रांसपेरेंसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। एल्गोरिथम ओपन सोर्स होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर इसे समय समय पर टेस्ट भी कर पाएंगे। इसके साथ ही एलन मस्क ट्विटर प्लेटफॉर्म के सभी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करेंगे और मौजूदा समय में ट्विटर पर जितने भी फर्जी अकाउंट्स हैं उन्हें खत्म किया जाएगा, यानी कि बॉट अकाउंट्स को खत्म किया जाएगा। सभी यूजर्स के ऑथेंटिकेट करने और बॉट अकाउंट्स को अगर सही मायनों में ट्विटर से हटा दिया गया तो जिसका सीधा असर ये होगा कि लोगों के फर्जी फॉलोअर्स में भारी कमी देखने को मिलेगी। सांप्रदायिक हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच पूर्व सीजीआई की अध्यक्षता में कराने से मना कर दिया है। इस सिलसिले में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी से कहा कि ऐसी मांग मत कीजिए जिसे पूरा ना किया जा सके। जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि आपने मांगा है कि पूर्व सीजीआई की अगुवाई में जांच कराई जाए, क्या कोई खाली बैठा है? आपको बता दें, इस बार रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी थी। राजस्थान के करौली, गुजरात के साबरकांठा, आणंद और द्वारका में और मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर कथित पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इसके अलावा कर्नाटक और झारखंड में भी हिंसा की वारदातें हुई थी। गौरतलब है कि एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हुई धार्मिक झड़पों की जांच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय की मनमानी कार्रवाई की जांच के लिए भी भारत के पूर्व सीजीआई की अध्यक्षता के तहत एक जांच आयोग के गठन के निर्देश देने की मांग की थी। जनहित याचिका दायर करने वाले पक्ष का कहना था कि हिंसा की जांच एक तरफा है। इस पर जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि आप चाहते हैं कि मामले की जांच कोई पूर्व जस्टिस करे, लेकिन इसके लिए कोई फ्री नहीं है। इसके साथ ही जज की तरफ से ये भी कहा गया कि आप ऐसी मांग न रखिए जिसे पूरा न किया जा सके। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बीजेपी और शिवसेना में ठन गई है। वैसे तो इसकी शुरुआत निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बयान से शुरू हुई, लेकिन राजनीति इतनी तेजी से बदली कि आखिर उद्धव ठाकरे को चुप्पी तोड़नी पड़ी। उद्धव ठाकरे ने इशारों में राणा दंपत्ति से लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और बता दिया कि उनकी पार्टी बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी ही है। इतना ही नहीं, दादागिरी दिखाने वालों को सबक सिखाने की हुंकार भी भर दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल की हवा खानी पड़ रही है, क्योंकि दोनों ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की ठानी थी। अब इसी मामले पर उद्धव ठाकरे बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर आकर पढ़िए, इसका एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी करके मत आइए। सीएम उद्धव ने नवनीत राणा का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे यहाँ जरूर आइए, आदर सत्कार करेंगे,
लेकिन दादागिरी करेंगे तो शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्व के पाठ में ये भी पढ़ाया है कि दादागिरी कैसे तोड़नी है। उद्धव ने कहा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। ये क्या कोई धोती या कोई चीज है जिसे छोड़ा जा सकता है? हमारा हिंदुत्व गदाधारी है, जैसे हनुमान जी की गदा होती है, ठीक वैसे ही। उन्होंने कहा कि मुंबई में हो रहे विकास के कामों को देखकर लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने तीखा हमला बोला और कहा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वो बिलों में घुस गए। राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था। जब इसके निर्माण का निर्णय हुआ तो ये लोग झोला लेकर निकल पड़े। कहाँ है आपका हिंदुत्व? उन्होंने आगे कहा कि ये जो नकली हिंदुत्व वाले आए हैं, नव हिंदुत्व वाले लोग, जो ये सोचते हैं कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा भगवी कैसे, ऐसे लोगों का समाचार तो मुझे लेना ही पड़ेगा। जब लेना होगा तब मैं ये भी जरूर करूंगा। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खटास बढ़ती जा रही है। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। इसकी एक झलक तब भी दिखी जब लाउड स्पीकर के मसले पर बुलाई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई। भारत में घटती नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर न्यू इंडिया से जुड़ा एक नारा भी दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, न्यू इंडिया का न्यू नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। राहुल गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा, 75 सालों में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला करते रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार में लोगों के रोजी रोजगार ही नहीं छिने, करोड़ों उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। 90 करोड़ में से 45 करोड़ लोगों ने थक हार कर नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। आधी आबादी की अर्थव्यवस्था में भागीदारी 18% रह गई है। अमृतकाल में देश बेरोजगारी और महंगाई का विष पीने को मजबूर है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 2.1 करोड़ नौकरियां घटी हैं। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे बुरा हाल महिलाओं का है। सिर्फ 9% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास काम है या फिर वो काम की तलाश में है। इसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देश भर में पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन भारत में कोरोना के सामने आए बीते 2 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2% की गिरावट दर्ज की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2483 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना केस में मामूली कमी के बाद भी पिछले करीब 1 सप्ताह से कोरोना के मामले 2000 के ऊपर ही दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,62,569 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस अवधि के दौरान 1399 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मरने वालों की संख्या में अचानक हुए इस उछाल से टेंशन बढ़ गई है। पूरे भारत में अब तक कुल 5,23,622 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,636 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,970 लोगों ने कोरोना को मात दी है और अब तक देश में कुल 4,25,23,311 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट गए हैं। अगर हम कोरोना से लड़ने के लिए दी जा रही वैक्सीन के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 22,83,224 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। भारत में अब तक कुल 187
95,76,423 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये लगातार चौथा दिन है जब 1000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1011 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे के दौरान महामारी से एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दर 6.42% दर्ज की गई है। संक्रमण के नए मामलों के बाद दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,75,887 हो गई है। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से एक मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 26,170 हो गई है। कोरोना का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उससे साफ है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हमें कोरोना से बचने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।